जब कंप्यूटर में एंटर हो गया वही डेटा आप हेडमास्टर साहब को फोन कीजिए, पता कर लीजिए, वहीं पर डेटा करेक्ट हो जाएगा। एक बार डेटा एंट्री करेक्ट हो गई, उसके बाद आपका डेटा की क्वालिटी देखिए किस तरह बढ़ती है। डेटा क्वालिटी बढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि आप, अगर आपके विद्यालय में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है तो आप लिख दें कि हाँ टॉयलेट फैसिलिटी है, इससे डेटा क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। हमें फैक्ट्स बताने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ ये बताइए कि कितने स्कूल्स में, कितने विद्यालयों में पानी की सुविधा नहीं है और हम उनको पानी दे देंगे। आपको अपना फैक्ट बताना है। आपके विद्यालय में अगर पानी पीने के लिए, विद्यालय में बच्चों के पानी पीने के लिए चाहे टूटी का प्रयोग हो रहा है, चाहे जग भर के रखा हुआ है, चाहे मटके में पानी है, सुराही में पानी है, या नलकूप, हैंडपंप के थ्रू पानी मुहैया कराया जाता है, लेकिन पानी पीने की फैसिलिटी है कि नहीं, इस तरह के कॉलम्स बताने हैं। ये चीजें आपको बतानी है। अगर सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब आपको डेटा कैप्चर फॉर्मेट सिर्फ दे देते हैं और स्कूल रिपोर्ट कार्ड नहीं देते हैं, तो आप क्या करोगे? हेडमास्टर साहब को यह भी एक इंफॉर्मेशन देते हुए हमें हर्ष होता है, आपने जितना डेटा पिछली बार दिया 2012-13 में, 2011-12 में, 2005-6, 1994 से जो डेटा आप देते आए हो, वो सारा डेटा, वो सारे स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स हमारी वेबसाइट schoolreportcards.in पर भी अवेलेबल है। अगर सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब आपको आपके विद्यालय का स्कूल रिपोर्ट कार्ड नहीं देते डेटा कैप्चर फॉर्मेट के साथ 2012-13 का, आप schoolreportcards.in पे जाइए, अपने विद्यालय का कोड डालिए 11 डिजिट का, आपके विद्यालय का एक पेज का स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा। आप उसको प्रिंट करिए, उसको ऐसे यूज करिए जैसे अभी बताया गया। अब अगर हम इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल देखें, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं। वो समय सारणी हमने एक रूपरेखा तैयार की है कि कब तक क्या क्या हो जाना चाहिए, जिससे कि 2013-14 का डेटा, 30 सितंबर 2013 का डेटा जो आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से कलेक्ट करना शुरू करेंगे, वो नेशनल लेवल तक कब पहुंच जाए, स्टेट लेवल पे कब हो अवेलेबल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कब हो, ब्लॉक लेवल पे कब अवेलेबल हो, उसके लिए एक समय सारणी बनाई है। यह समय सारणी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है हम ये नहीं कहते कि आप इन्हीं डेट्स को फाइनल करके अपना काम शुरू कीजिए, हो सकता है आप इससे पहले भी काम खत्म कर लें, अच्छा होगा। हमने जो एक टेम्पलेट जैसा तैयार किया, हमने जो एक रूपरेखा तैयार की है, उसमें हम क्या कहते हैं, डेटा कैप्चर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर से प्रिंट होना है, वो प्रिंटिंग डेटा कैप्चर फॉर्मेट की सॉफ्टवेयर से पिछले डेटा के बेस पे 20 सितंबर तक प्रिंट कर ली जाए। यह प्रिंटिंग का काम हेडमास्टर साहब का नहीं है, सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब का भी नहीं है। यह प्रिंटिंग का काम ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पे आपका डेटा अवेलेबल है कंप्यूटर में, डाइस में, उन लोगों के लिए यह तारीख है कि वो 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में, 20 सितंबर तक डेटा कैप्चर फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल मतलब जो आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपको मिलेगा, उसमें क्या क्या कॉलम्स में क्या क्या वैल्यूज भरनी है, उनके बारे में जो मार्गदर्शिका है, वो आपको प्रिंट करके 20 सितंबर तक प्रिंटिंग उसकी हो जाए। उसके बाद 20 सितंबर के बाद आप ट्रेनिंग शुरू नहीं करोगे, ट्रेनिंग आप पहले भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डेटा कैप्चर फॉर्मेट का एक टेम्पलेट रूपरेखा dice.in पे अवेलेबल है, जो कि आपने पहले से डाउनलोड कर लिया होगा, जो आज आप लेकर भी आए होंगे। क्योंकि अभी जब हम स्कूल रिपोर्ट डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे, तो वो डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हम यहां से जब बिंदुवार कॉलम वाइज जब उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपके पास डेटा कैप्चर फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि आप dice.in से डाउनलोड कर सकते हैं और आपने किया भी होगा। आप अपने स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल की ट्रेनिंग, ब्लॉक लेवल से सीआरसी साहब की ट्रेनिंग,
और सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब हेडमास्टर साहब की ट्रेनिंग शुरू कर चुके होंगे। अगर नहीं भी शुरू की है तो आप 10 सितंबर 15 सितंबर तक वो ट्रेनिंग खत्म कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके ज्यूरिडिक्शन में बहुत कम स्कूल्स हैं तो आपको जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंटेड मिलेगा, सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब को जो प्रिंटेड डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिलेगा, वो अपना बंडल लेके अपने ज्यूरिडिक्शन में, अपने दायरे में, उनके दायरे में जो 20 या 25 स्कूल आते हैं उनके हेडमास्टर साहब को बुला के उनके डेटा कैप्चर फॉर्मेट भी दे सकते हैं और उस टाइम उनकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 25 सितंबर तक अपनी ट्रेनिंग भी खत्म कर लीजिए, डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंटिंग भी खत्म कर लीजिए, स्कूल रिपोर्ट कार्ड प्रिंटिंग पिछले साल का भी खत्म कर सकते हैं। डेटा कैप्चर फॉर्मेट और स्कूल रिपोर्ट कार्ड ट्रेनिंग में और आप क्या समझाएंगे हेडमास्टर साहब को, सीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब को? आपको ये डेटा, जो आपको डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिलता है और जो आपका डेटा आता है, जो आपका स्कूल रिपोर्ट कार्ड आता है, वो आपको सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, आपको शेयर करना है। आपका जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड मिला या जो आपको डेटा मिला, जो क्लस्टर वाइज या ब्लॉक वाइज आपको कोई रिपोर्ट्स मिली, आपको लिस्ट ऑफ स्कूल्स मिली जहां पे पानी नहीं है आपके एरिया की, या लिस्ट ऑफ स्कूल्स जहां पे बिजली नहीं है, आपको वो लिस्ट अपने पास नहीं रखनी, आपको वो लिस्ट शेयर करनी है। जन वाचन का एक तरीका होता है। जन वाचन होता है जहां पर आप सोशल ऑडिट, जहां पर आप पब्लिक के साथ, विलेज एजुकेशन कमेटी के साथ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ अपने डेटा को शेयर करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने डेटा को शेयर करेंगे लोगों के साथ, उतना ज्यादा उस पर प्रश्न उठेंगे, लेकिन इन प्रश्नों से घबराना नहीं है। जितने ज्यादा प्रश्न उठेंगे उतना ज्यादा आप डेटा को माइन्यूटली, उतना ज्यादा आप डेटा को कैटेगोरिकली देखोगे, आप डेटा सुधारने की कोशिश करोगे, आप करेक्ट डेटा देने की कोशिश करोगे, तभी आपके डेटा की गुणवत्ता बढ़ेगी। हेडमास्टर साहब की ट्रेनिंग करने के बाद आप स्कूल रिपोर्ट कार्ड की शेयरिंग कर दी। उसके बाद जब आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट भर लोगे, अगर आपको 20 सितंबर या 25 सितंबर तक भी डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिल जाता है, आपको डेटा कैप्चर फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन कब का करना है? 30 सितंबर 2013। आपको उससे पहले का डेटा नहीं लेना है। या आप अगर मान लीजिए आप 5 अक्टूबर को आप स्कूल में जाते हैं, आप हेडमास्टर साहब के पास अगर सीआरसी कोऑर्डिनेटर फॉर्मेट भेजते हैं 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो आपको 5 अक्टूबर का डेटा नहीं कलेक्ट करना है कि 5 अक्टूबर को विद्यालय में कितने टीचर हैं, या 5 अक्टूबर को विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, या 5 अक्टूबर को विद्यालय में टॉयलेट फैसिलिटी है कि नहीं। आपको यह देखना है 30 सितंबर 2013 को विद्यालय में भौतिक सुविधाएं क्या क्या थी, बाउंड्री वॉल थी कि नहीं, और यह सब कहां से मिलेगा? रिकॉर्ड्स में। हर चीज रिकॉर्ड्स में, रजिस्टर्स में। एनरोलमेंट, नामांकन, रिपीटर्स आपको रजिस्टर से मिलेंगे। फिजिकल फैसिलिटीज की डिटेल, भौतिक सुविधाओं की डिटेल आपको रजिस्टर से मिलेगी। टोटल क्लासरूम्स आपको रजिस्टर्स में लिखे मिलेंगे। ये सब चीजें आपको रजिस्टर से देख के लिखनी है, आपको अपने मन से नहीं सोच के लिखनी है। अब आपके पास विद्यालय का भरा हुआ आंकड़ा संग्रह प्रपत्र आ गया, पिछले साल का स्कूल रिपोर्ट कार्ड आ गया। आपने उसको एक नज़र देख लिया, आपने देख लिया कि पिछले साल के डेटा कैप्चर फॉर्मेट में जो अब की बार का 2013 का बन के आया है उसमें, और जो आपने डेटा पिछली बार दिया था उसमें कहीं पे कुछ गलती है। मान लीजिए आपने पिछली बार लिखा था कि हमारे यहाँ पे 5 टोटल क्लासरूम्स हैं जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे शिक्षण कक्ष, आपने टोटल 5 शिक्षण कक्ष लिखे थे। जब आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट देखोगे तो जहाँ पे शिक्षण कक्ष के बारे में पूछा गया है, अगर वहाँ पे 6 लिखा हुआ आया है, इसका मतलब है आपने तो 5 लिख के दिया था, लेकिन डेटा एंट्री के टाइम पे वहाँ पे गलती से 6 हो गया है। आप उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करिए। आप करेक्ट कैसे करेंगे? प्रोफेसर मेहता ने सुबह बताया, करेक्ट करने के लिए आपको कुछ काला पीला कुछ नहीं करना है। आप जो इंफॉर्मेशन चेंज करनी है और जो पिछले साल भरी हुई थी उसको सिर्फ एक गोला कर दीजिए, चाहे लाल पेन से, काले पेन से, नीले पेन से, हरे पेन से, सिर्फ इस तरह से गोला कर दीजिए ताकि जब ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट क्लस्टर रिसोर्स सेंटर पे जाए या डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास वापस जाए
तो उसको एक नजर में देखते ही पूरे पेज पे पता चल जाए कि पिछले साल के डेटा में और इस साल के डेटा में कहां पे फर्क है। इससे क्या होगा, आपको भी डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरने में आसानी हुई, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसको कि सारे डेटा एंट्री करना है, वो क्या करेगा, डेटा कैप्चर फॉर्मेट का पहला पेज लिया जहां पे गोला लगा है और उस गोले के साथ में नई वैल्यू लिखी है, उस फील्ड पे जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खोल के, डाइस सॉफ्टवेयर, उस फील्ड पे जाएगा और वो वैल्यू, वो जो अंक, वो जो आंकड़ा आपने दिया है उसको करेक्ट कर देगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी आसानी होगी, डेटा की क्वालिटी इंक्रीज होगी। अब विद्यालय के जो आंकड़ा संग्रह प्रपत्र है उस पर चर्चा शुरू करते हुए निवेदन है कि आप सब लोग, आपके पास जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, आपका जो आंकड़ा संग्रह प्रपत्र है, आप उसको खोल लीजिए। हम उसका एक एक वेरिएबल वाइज, एक एक कॉलम उस पर डिस्कस करते हैं। अगर किसी बिंदु पे आपको लगे कि इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उसमें कुछ और समझाने की ज़रूरत है, कुछ क्लैरिफिकेशन करना है, आप उसको लिख लीजिए। हमें एसएमएस के माध्यम से, हमने 2 मोबाइल नंबर आपको एसएमएस के लिए दिए हैं जिस पे आप एसएमएस कर सकते हैं, और आपको स्टूडियो का नंबर भी फ्लैश कर दिया जाएगा बीच बीच में, जहां पर आप फ़ोन कर सकते हैं और हम वो फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन वो जो प्रश्नोत्तर का समय है वो 12:45, 12:45 बजे से 1:15 बजे का है। लेकिन आप अपने एसएमएस अभी भेज सकते हैं, आपके एसएमएस हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। हम उनका जवाब लेकिन 12:45 बजे ही देंगे। और जवाब देते टाइम आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर उधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें सुनाई देगा और जो हम आपको बोल रहे हैं वो सभी को सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को सुनाई देगा, वो पूरे भारतवर्ष में जितने लोग, जितने हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी हमारी आवाज सुन पाएंगे। हमारे जो इग्नो स्टूडियो के जो लैंडलाइन नंबर है जहां पर आप फोन कर सकते हैं वो है 295-32844 एंड 295-32845, जो आपके पास अभी स्क्रीन पर सामने दिखाया जा रहा है। आप टोल फ्री नंबर पे भी फोन करके हमें प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-112345। इन नंबरों पर आप 12:45 बजे से ही फोन कर पाएंगे, हम वो कॉल तभी ले पाएंगे। अभी आप सिर्फ हमें एसएमएस के थ्रू भेज सकते हैं या फैक्स नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है 011 जो दिल्ली का कोड है 29536134, इस पर अभी फैक्स भेज सकते हैं। अपने पेपर पे क्वेश्चन लिखिए साफ साफ शब्दों में, हमें फैक्स भेज दीजिए, वो फैक्स हमें मिल जाएगा, हम उसका जवाब 12:45 बजे दे पाएंगे। आशा करते हैं आप सबने अपने विद्यालय का आंकड़ा संग्रह प्रपत्र खोल लिया होगा। पॉइंट वाइज अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहला बिंदु विद्यालय का कोड। 11 अंकों का विद्यालय का कोड है, आपको यह कोड नहीं भरना है। विद्यालय का यह कोड, स्कूल कोड 11 डिजिट्स का, आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा कैप्चर फॉर्मेट में पहले से प्रिंट होके आएगा। अगर कोई नया विद्यालय है उसके लिए हम लोग आशा करते हैं और हर बार इंस्ट्रक्शंस भी एमएचआरडी से भी, न्यूपा से भी, टीएसजी से भी दी जाती है कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करने से पहले ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एमआईएस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से इस विद्यालय इस वर्ष कौन कौन से नए विद्यालय ऐड हुए हैं उनको डाइस सॉफ्टवेयर में उनकी एंट्री कर दी जाए और उनको कोड जनरेट कर दिया जाए। कोड जनरेट करके डेटा कैप्चर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर से प्रिंट हो जाएगा, तो उसमें विद्यालय का कोड आ जाएगा। आपको विद्यालय का कोड अगर अपना नहीं पता है और अगर इसमें ब्लैंक आया है, ब्लैंक इसी केस में आ सकता है कि अगर आपके पास विद्यालय का ब्लैंक डेटा कैप्चर फॉर्मेट, खाली डेटा कैप्चर फॉर्मेट आया हो, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते, जो कि हम इस बार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सभी राज्यों को एमएचआरडी से निर्देश दिया गया है कि सभी डेटा कैप्चर फॉर्मेट, सभी आंकड़ा संग्रह प्रपत्र सारे राज्यों में, सभी स्कूलों के लिए, सभी विद्यालयों के लिए सॉफ्टवेयर से प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा सॉफ्टवेयर से? क्योंकि जैसे प्रोफेसर मेहता ने सुबह भी बताया, डाइस अब सिर्फ
एलिमेंट्री तक, मतलब प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक, कक्षा 1 से 8 तक का नहीं रहा है। डाइस का दायरा अब 1 से 12 पूरा स्कूल सिस्टम डाइस के अंडर है। पहली क्लास से लेके पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक का इंफॉर्मेशन डेटा कैप्चर फॉर्मेट में भरी जानी है। अब डेटा कैप्चर फॉर्मेट में अगर पहली से 12वीं तक भरा जाना है तो कुछ स्कूल ऐसे होंगे जो हैं ही सिर्फ पहली से 8वीं तक, उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के कॉलम प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन वो प्रिंट कैसे नहीं होंगे? वो सॉफ्टवेयर का काम है। आपको जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिलेगा प्रिंट होके, वो स्कूल की श्रेणी, स्कूल की विद्यालय की कैटेगरी के बेस पे प्रिंट होगा। वो सॉफ्टवेयर का काम है। अगर आपने पिछली बार कहा था कि आपके विद्यालय की श्रेणी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक, प्राइमरी विद प्राइमरी, क्लासेस 1 से 8 है, तो आपका जो विद्यालय का डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट होगा उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित जो सूचनाएं डेटा कैप्चर फॉर्मेट में मांगी जाती हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। आपका डेटा कैप्चर फॉर्मेट का साइज छोटा हो जाएगा। हेडमास्टर साहब को भरने में सिर्फ 6 या 7 पेज भरने पड़ेंगे। अगर आपके विद्यालय की श्रेणी माध्यमिक ओनली है, माध्यमिक, केवल माध्यमिक, सेकेंडरी ओनली, जहां पे सिर्फ 9वीं और 10वीं होती है, या माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं है, वहां पे कक्षा 1 से 8 तक की जो इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं मांगी जाएगी। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करोगे तो डेटा कैप्चर फॉर्मेट में ही प्रिंट नहीं होगी। डेटा कैप्चर फॉर्मेट में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के जो संबंधित कॉलम्स हैं बस वही प्रिंट होंगे। तो आपका जो विद्यालय का कोड है वो पहले से प्रिंटेड होगा। विद्यालय का वर्ष, शैक्षिक सत्र 2013-14 वो पहले से लिखा होगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट, पहला प्रश्न हम पूछते हैं विद्यालय का नाम। यहां पर आपको अपने विद्यालय का पूरा नाम पूर्ण अक्षरों में, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो इन कैपिटल लेटर्स आपको फुल नेम लिखना है। अगर हिंदी में भर रहे हैं, हिंदी राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है, तो आपको अपने विद्यालय का पूर्ण नाम कंप्लीट अक्षरों में, पूरे अक्षरों में आपको पूरा नाम लिखना है। दूसरा, विद्यालय कहाँ स्थित है। अगर ग्रामीण एरिया है तो रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप एक कोड लिखेंगे। आप ग्रामीण नहीं लिखेंगे या रूरल वर्ड नहीं लिखेंगे, आप उसका कोड लिखेंगे 1, जो कि साथ में बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में 1 लिखेंगे। अगर शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, तो 2 लिखेंगे। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में, विशेषतः इस कॉलम में, रूरल अर्बन में 1 और 2 के अलावा कुछ वैल्यू नहीं आ सकती। आप 3, 4, 5, 1 और 2 के अलावा कुछ वैल्यू नहीं लिख सकते, और ना ही आपने लिखनी है। अगर पिछले वर्ष आपने 1 या 2 के अलावा कोई गलती से वैल्यू लिखी है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कुछ गलती से टाइप किया है, तो आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह बसाहट का नाम केवल ग्रामीण क्षेत्र में आपको हैबिटेशन नेम, अगर शहरी क्षेत्र है तो आपको वार्ड नंबर लिखना है। देन राजस्व गांव का नाम, राजस्व गांव का नाम और वार्ड नंबर। आपको अपने विद्यालय का, जो विद्यालय आपका जिस विलेज में है, उस विलेज का पिन कोड आपको लिखना है, 6 डिजिट का पिन कोड। पिन कोड 5 डिजिट का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, हमेशा 6 डिजिट आपको क्लियरली लिखना है। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का नाम, एजुकेशन ब्लॉक एंड सीडी ब्लॉक का नाम, विधानसभा क्षेत्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, म्यूनिसिपैलिटी का नाम और सिटी का नाम आपको क्लियरली लिखना है। ये अगर आपने पिछली बार सही भरा था तो वो पूरा पहले से लिखा हुआ भी आएगा आपको, लेकिन उसको वेरीफाई करना है। अगले प्रश्न में आपको फोन नंबर्स, एसटीडी नंबर, एसटीडी कोड के साथ लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर वो लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न है 14 नंबर, विद्यालय का स्तर, स्कूल कैटेगरी, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को भरना है।
अगर आपका विद्यालय केवल प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी ओनली है, जहां पे कक्षा 1 से 5 या कुछ राज्यों में कक्षा 1 से 4 ही चलती है, तो आपको कोड 1 लिखना है। हम इसके बाद का जो प्रश्न, इसके बाद का जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, वो एक ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक